Hello dear students, today I am going to continue chapter 5 of OCM Standard 11 Commerce, session number 6 of Forms of Business Organization 1. In last different sessions I completed two forms of the business organization, that was sole proprietorship and HUF. You know that one sole proprietorship that started with one and run by the one and also managed by the one, bears loss himself, earns the profit himself, से सब कुछ हमने देखा. उसके बाद HUF देखा, that is Hindu law. Okay, members are of the family, senior most करता, one or two limitations were there, so quite different than the sole proprietor. लेकिन अब हम तीसरा फॉर्म देखने जा रहे हैं, that is पार्टनरशिप फॉर्म. मे बी आई नो यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर. आपने पार्टनरशिप नहीं सुना होगा लेकिन पार्टनर तो सुना होगा. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर देयर कि अगर आपके कोई रिलेटिव, आपके फादर, आपके कई फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होगा जो एक साथ मिलकर काम कर रहा होगा, और आपने ऐसा भी सुना होगा कि टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम फॉर्म. कई लोगों के फादर शायद कई बार बोलते हैं आओ શું પાર્ટનરને મળીએ. ધીઝ આર ધી કોમન, રાઈટ. મારા મિત્ર છે, અમે ભાગીદાર છીએ, રાઈટ. સો વોટ ડઝ મીન ભાગીદાર? વોટ ડઝ મીન ધીસ પર્ટિક્યુલર પાર્ટનર એન્ડ પાર્ટનરશિપ ઇઝ અ કોમન थिंग. ओके, व्हेन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर, ओके, एंड ऑल्सो दैट इज पार्टनरशिप. इट्स नथिंग स्पेशल, बहुत ही सिंपल है, राइट. बट हियर इन पार्टनरशिप फर्म वी हैव टू फॉलो एक्ट. इट वॉज नॉट देयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप. हाँ, हिंदू लॉ दैट वॉज देयर इन HUF, बट यहाँ पर हमें एक एक्ट को फॉलो करना है. सो एवरीथिंग शुड बी एज पर दैट एक्ट, that is 1932 act. So let's start with this, some basic information of partnership. As the scope of business and commerce expanded, we already discussed what are the different points related to the commerce, trade and its auxiliary services. तो ये expand हो गया, अभी भी expand हो रहा है. Also business is also expanding. So the limitation of sole proprietorship become clear. हमने देखा limitation sole proprietorship की क्या थी. They don't want to open up themselves, और सही मायने में ऐसा बोलना चाहूँ तो उनका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है, वर्क कैपेसिटी कम है, और लार्ज स्केल बिजनेस वो ट्रांसफ़र होना है तो भी नहीं हो सकते. सो दैट वाज द क्लियर कट लिमिटेशंस वी डिस्कस. पार्टनरशिप फर्म एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ एन आइडिया टू एस्टेब्लिश बिजनेस एट ए लार्ज स्केल. सो जब पार्टनरशिप की बात आती है तो उसका एक ही सिंपल सा फंडा है कि जो लार्ज स्केल एडवांटेज बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, ये यहाँ पर अवेलेबल है. सो लिमिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरशिप विल बिकम द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप थ्रू दैट पार्टनरशिप. ओके, सो दैट वाज द मेन आइडिया टू एस्टैब्लिश द पार्टनरशिप के उसकी लिमिटेशन जो थी एसपी की वो यहाँ कवर हो जाए. Partnership come into the existence to remove the limitation of sole proprietorship. So like huge capital, that was the first one. Limited capital was there in sole proprietor. Here you can take the benefit of huge capital. Also efficient administrative power. It was only in the one hand if the person is not ready to do the work. If he is maybe because of some reasons he don't want to do the work, don't want to continue, okay, his efficiency level will decrease. तो प्रॉब्लम होगा ही ना. सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं था, इसीलिए ये पार्टनरशिप फॉर्म. और दूसरा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. ओके, एक से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे तो रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा. वहाँ ओनली वन पर्सन वॉज देयर. हम यहाँ HUF की बात कर ही नहीं रहे क्योंकि वो टोटली मेंबरशिप यानी कि जो भी टोटल फैमिली मेम्बर्स है उसके ऊपर चलता है. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन. लेट्स मूव टू द मीनिंग. पार्टनरशिप इज सच अ बिजनेस सिस्टम इन विच द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस रिमेन्स विथ मोर देन वन पर्सन. सो व्हेन दिस टाइप ऑफ द बिजनेस स्टार्ट्स, जब ये बिजनेस शुरू होता है, एक सिस्टमेटिक काम है इसका. वहाँ पर जो ओनरशिप, द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो एक ही बंदे के हाथ में थी. यहाँ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस रिमेन्स विथ मोर देन वन पर्सन. एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में उसकी ओनरशिप होगी. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इन द सेम वे द बिजनेस इज मैनेज बाय ऑल. वहाँ पर बिजनेस सिर्फ एक ही बंदा चला रहा था, यहाँ पर ये बिजनेस टोटली मैनेज बाय ऑल दोज हु आर इन दैट पार्टनरशिप फर्म, और बाय वन, उनमें से कोई भी एक. यहाँ पर भी सेम है, राइट. इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑफ सेम है, लेकिन वो चला रहा है, लेकिन उसका जो बेनिफिट, लॉस, व्हाटएवर जो होगा वो सबके लिए होगा. तो रिस्क डिवाइड हो जाता है. सोल प्रोप्राइटर में वो नहीं होता था. वहाँ बोलो इसका मीन्स है सोल प्रोप्राइटर, देख लेना. सो मैनेज बाय ऑल, या उसमें से कोई भी एक, और मोर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर. सो शायद एक बंदा का सब काम करेंगे, मैनेज करेंगे, उसमें से कोई भी एक मैनेज करेंगे एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, और एक से ज़्यादा भी काम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स.
This is the simple meaning. And the lastly, results of the such business are borne by all partners. Whatever the result will come, it is borne by all partners. अगर 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, दो पार्टनर ने 50-50 ले लेंगे, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, तो आज हम देखेंगे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. और इट इज़ ऑल्सो देयर इन द पर्टिकुलर मैनर इन स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 to 7 पार्ट 1 अकाउंटेंसी है, तो उसमें भी इसकी डिटेल आएगी. लेकिन यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो दोनों आधा आधा ले लेंगे. ओके, ये थी एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके हिसाब से अब हम जाएंगे तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सच पर्सन्स दोज हु आर देयर. सच पर्सन, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है. सी कीप इन माइंड व्हेनेवर इट इज इन द पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमा एंड इट इज एज पर द पर्टिकुलर सम ऑफ द एक्सपर्ट्स आर गिविंग द डेफिनेशन एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ, तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते, तो इसको ऐसे ही रखना है. पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन सच पर्सन्स हु हैव एग्रीड. ये जो लोग हैं वो किस लिए एग्रीड होता है? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. इसका मतलब ये नहीं कि लॉस शेयर नहीं करेंगे, ये एक्ट बोल रहा है कि शेयर द बिजनेस प्रॉफिट. दे गैदर्ड टू शेयर द बिजनेस प्रॉफिट विच इज रन बाय ऑल. वो सभी लोग उसको चलाएंगे या बाय वन पर्सन, तो सभी चलाएंगे या उसमें से कोई भी एक चलाएगा, और मे बी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. तो एक चलाएगा या सब चलाएंगे, डिपेंड है. अगर एक चलाता है तो ही इज द पर्सन हु इज ऑन बिहाफ ऑफ अदर वर्किंग. सो ये थी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप 32 की डेफिनेशन. सिंपल सी इंफॉर्मेशन है. ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ दो से ज़्यादा लोग या एक से ज़्यादा लोग ही आएंगे. जो एक बंदा था तो सोल प्रोप्राइटर है, तो उससे ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद ये सब शेयरिंग जो होगा ओके वो उनके शेयर के हिसाब से होगा जो दिया जाएगा आपको. और अनदर थिंग इट इज़ रन बाय ऑल, या फिर भी एक जो भी डिसाइड होगा उसके हिसाब से. नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट वन, रिलेशन बाय एग्रीमेंट. सी यहाँ पर एक एग्रीमेंट को हमें फॉलो करना है. पार्टनरशिप कम्स टू एन एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट. एक यहाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो लिखत में होगा, उसको हमें फॉलो करना है. एग्रीमेंट आएगा तो लिखत में ही होना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी. सो एग्रीमेंट है. दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल. अब मैंने पहले ही बोल दिया कि वो रिटर्न में होना चाहिए. इसके पीछे एक बेसिक रीज़न है कि जब आपने पार्टनरशिप शुरू की तब अच्छे रिलेशन से, कई बार ऊपर ही डेफिनेशन में हमने देख लिया कि इट इज़ रन बाय ऑल और बाय वन. तो जब बाय वन आएगा ना तो वो बंदा ऐसा ही बोलेगा कि भाई मैं ही सब कुछ चला दूँ, आप तो सिर्फ शेयर लेके निकल जाते हो. ये प्रॉब्लम है. तो तब ये लिखत आएगा कि भाई आपने डिसाइड किया था कि मैं हैंडल करूँगा, बाकी सब आप सिर्फ शेयर लेंगे, तो ये लिखत जरूरी है. फिर भी एज पर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रन द एग्रीमेंट, डू द एग्रीमेंट इन अ रिटन फॉर्म. इट शुड बी रिटन और ओरल. ओके, सो बट इट इज़ डिजायरेबल कि इट शुड बी इन रिटन. Partnership also come into existence by understanding created by the actions of a partner. So ये पार्टनरशिप जो है वो शुरू होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, इट कम्स इनटू द एक्जिस्टेंस बाय द सम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. और ये अंडरस्टैंडिंग समझ के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, जो समझ दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, चारों के बीच में होती है, इट इज़ ऑलवेज क्रिएटेड बाय एक्शंस ऑफ पार्टनर, डिपेंड अपॉन स्किल, प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी, उसका नेचर. सो इट इज़ प्रिफरेबल टू हैव एन रिटर्न एग्रीमेंट. आ गया, मैंने बोला भाई. ओके, सो मोस्टली वो जनरली पार्टनरशिप जो भी है वो एग्जिस्टेंस जो है वो दो लोगों की समझ के साथ आगे चलता है, तो रिटर्न में हो तो अच्छा है. सेकेंड वन, एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट देन ए सोल प्रोप्राइटरशिप. दिस प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ वेरी सिंपल. लिखा है लेकिन थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है. One does not have to pass through the complex and long procedure of law. Here you have to follow the law. I am not in against of the partnership, but just want to share one thing that if you will not follow the law, okay, that means you are not following the act. Because ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म का, वो एक्ट के हिसाब से जाता है. इट वॉज नॉट देयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप. यहाँ पर आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा. प्रोसीजर थोड़ी सोल प्रोप्राइटर से लंबी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज उतनी नहीं है जितनी कंपनीज लेवल में होती है. सो लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ. थर्ड वन, रजिस्ट्रेशन. वहीं पर आते हैं हम. इट इज़ नॉट ऑल्सो कंपल्सरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म. फिर से मैंने बोला कि रजिस्टर करना है, ये भी कंपल्सरी नहीं है. लेकिन मैं क्यों बारी बारी बोलता हूँ कि आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर यू दैट जो फ्यूचर में होने वाला है इसका हम एडवांस में क्यों एडवांटेज ना लें.
ओके, सो रजिस्ट्रेशन करवा लो, नॉट कंपलसरी। आगे भी बोला कि रिटर्न नहीं होगा, ओरल होगा तो भी चलेगा, रिटर्न प्रिफरेबल है। वैसे ही रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटर का हमने देखा कि लोकल बॉडी को साथ हम रजिस्ट्रेशन करवा दे, नहीं करवाए तो भी चलता है। सो ये सिंपल सा है। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स टू हुम द पार्टनरशिप डीड इज सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसके पीछे कई पॉइंट आएंगे, वहाँ पे भी हम देखेंगे डीड क्या है। लेकिन इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ as a partnership firm, okay, you have to prepare that partnership deed in लिखित, yeah, that is in written, लिखित में होना जरूरी है। एंड देन आफ्टर यू हैव टू सबमिट दैट टू द रजिस्ट्रार। ये रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होते हैं, कई बार ये जो कचेरियाँ होती है इसमें कॉन्टैक्ट से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये उनकी फ़ीस के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करते हैं, डिपेंड अपॉन योर बिजनेस एंड वॉट एवर द बिजनेस इज देयर। तो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म से आप रजिस्ट्रेशन करवाना है, याद रखना। रजिस्ट्रेशन इज देयर बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट इफ़ यू वांट टू रजिस्टर कॉन्टैक्ट द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। नेक्स्ट वन, number of partners. In partnership firm, the minimum number of partners are 2. Minimum number of partners are 2. राइट। अब यहाँ पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर ओरिजिनल आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। इफ़ द फर्म्स इन बैंकिंग बिजनेस देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 10. And if the firm is engaged in the general business, the maximum number of partner is 20. ये पुरानी सी इंफॉर्मेशन है, राइट। 2016 में जब बुक चेंज हुआ तब ये इन्फॉर्मेशन चलती थी। फिर 2017 में नए अमेंडमेंट्स आए। एक्चुअली 2013 में कई चेंजेस हो गए थे कंपनी लेवल पर, तो वो कंपनी लेवल के चेंजेस यहाँ पार्टनरशिप में भी डाले हैं। तो उसके हिसाब से हम देखना चाहें तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 रिजोल्यूशन, दैट इज पैरा इज देयर, अंडर दैट वन मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। और उसके आगे जब हम जाते हैं जनरल बिजनेस के ऊपर तो वहाँ मिनिमम 2 मैक्सिमम 100। तो पार्टनरशिप फर्म भी अब कंपनी की तरह काम करने लगी है, राइट। सो दैट मीन्स कि इसको फॉलो ना करना, हाँ, आपकी समझ के लिए जरूरी है। क्यों बैंकिंग और जनरल बिजनेस अलग अलग किया है? क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, वहाँ मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बढ़ जाएगी, एज पर द पर्टिकुलर एक्ट वो अलाउ नहीं करता है। और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, दैट इज इन जनरल। अब ये होगा मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 100। कीप इन माइंड दिस वन, दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट वन, द पर्पस, और ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस भी कर लिया, ये सब कुछ तो आपको मालूम है। द मेन पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज टू कैरी आउट लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पार्टनर्स को कोई बिजनेस जो है वो लॉफुल करना है, उसको कायदे को फॉलो करना है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का जो प्रोहिबिटेड चीज़ है उनका वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनका वो सेल नहीं कर सकते सो एंड सो एरियाज में या सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट में, या फिर कोई एक स्टेट में। जनरल स्टेट वाइज जो रूल्स है हमें उसको फॉलो करने पड़ेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। एन एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट इज नॉट पार्टनरशिप। कीप इन माइंड दिस थिंग, वी आर हियर टू अर्न द प्रॉफिट। these are the forms of business organization ना, we are here to earn the profit. See the example, social service and religious activities are legal. मैंने पहले बोला यहाँ पर कि आपको जो भी काम करना है लॉफुल बिजनेस करना है, लीगल एक्टिविटी करनी है, तो ये दोनों लीगल एक्टिविटी है। पर यहाँ पर सोशल सर्विस में, रिलीजियस एक्टिविटीज में कोई वो लीगल है लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं है। सो देयर पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सो इट इज नॉट पार्टनरशिप। तो ऐसा भी नहीं है कि लॉफुल बिजनेस ही आप कर सकते हो, राइट। हाँ, अगर इन द सेंस ऑफ दिस सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट, कि सर्विस करते हो तो भी वो लॉफुल बिजनेस ही है, राइट, लेकिन वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। दैट्स वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज द पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन, 6th वन, कैपिटल। जनरली ऑल पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल। यहाँ पर मोस्टली इसको हमें फॉलो करना है, प्लीज डोंट फॉरगेट। मोस्टली ये यहाँ हर कोई पार्टनर आते हैं वो लेके आते हैं। मैंने आगे बोला मिनिमम 2 पार्टनर्स है, तो 2 पार्टनर है तो लेके ही आते, 3 है तो लेके आए, 50 है तो 50 के 50 लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है, बट स्टिल इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू ब्रिंग कैपिटल। कई पार्टनर ऐसे होते हैं उनके पास कोई स्किल होती है, सो दे आर कमिंग विद दैट स्किल, प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी, दे आर एबल टू डू द वर्क, राइट। उनके पास कोई ऐसी स्किल है जो अलग अलग जो पार्टनर उनके पास नहीं है, उस स्किल के लिए उसको पार्टनर बनाए। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू ब्रिंग कैपिटल, बट लाने की ज़रूरत है ताकि उसका वहाँ पर कुछ एग्जिस्टेंस रहे। पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड। ये भी याद रखना एक मार्क के लिए, वो कैसे कैपिटल लाएंगे, इसके लिए एक डीड बनना है। डीड यानी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम
ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, पीछे भी आएगी। ओके, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें जो लिखा है वो। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ये डेट नहीं बनता है, तो आपको एक्ट को फॉलो करना है केबिन में। 7th वन, मैनेजमेंट। हु विल मैनेज द बिजनेस इन दिस फर्म, यानी पार्टनरशिप। ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली। आगे बोला इस तरह, मैनेज बाय ऑल, तो जॉइंटली दे कैन मैनेज द बिजनेस। ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बाय ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, यानी एक पार्टनर बाकी के लोगों के लिए काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, तो वही डिसीजन लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ही हैज़ टू आस्क द अदर्स। उसको भले ही अथॉरिटी दी गई हो कि यू कैन टेक डिसीजन योरसेल्फ, स्टिल ही हैज़ टू आस्क, ही मस्ट हैव टू आस्क, राइट। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हर बंदा पार्ट ले सकता है। सामने से अगर पार्टनर मना करके मुझे नहीं आया ना, आप डिसीजन ले लो, देन इट इज द अदर थिंग। तो एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड, वंस अगेन, anyone or more than one partner can take part in management। कोई भी एक ले सकता है या एक से ज़्यादा भी लोग मैनेजमेंट में उनका जो भी पार्ट है वो दे सकते हैं, डिपेंड्स, जो जिस टाइप पर डिसाइड होगा वही। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैंने पहले ही बोला था जब हमने चलाया था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, कि ये आपके पीछे पीछे आएगा जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार नहीं होते। कहने का मतलब इन कॉमर्स इट इज़ ऑलवेज देयर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो आपने समझ लिया ये क्या है। फिर से एक बार ये सोल प्रोप्राइटरशिप इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द डेट्स, लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। सो हमने जब सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि पेमेंट जो था डेट्स का, इन दैट वन थोड़ा यहाँ सेंटेंसेस डिफरेंट, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में वही बंदा था, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी में था, बिकॉज ही हैज़ टू सेल हिज पर्सनल एसेट टू पे द डेट। यहाँ पर भी ऐसा है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, यानी ऑल द पार्टनर्स हैव टू सेल देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टीज फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स। सेम थिंग अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनरशिप फर्म्स पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल पर्सनली एंड जॉइंटली फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स। यानी ये सेंटेंस अंडरलाइन करके रखो, जो हमारा 1932 का एक्ट है वो बोल रहा है कि ऑल द पार्टनर्स, दोज हु आर वर्किंग और दोज हु आर द पार्टनर्स ऑफ वन पार्टनरशिप फर्म, दे ऑल आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड ऑल्सो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। यानी 3 पार्टनर है, 2 का दिवाला निकल गया, एक बचा, वो उसको देना पड़ेगा। दैट मीन्स 3 पार्टनर्स आर देयर, 1 partner is solvent। In our accounting language, 2 partners become insolvent, so they have to sell personal asset, their personal asset, still the payment is remain, then and then that solvent partner has to give part। वो तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो पहले उनकी पर्सनल एसेट बेचने से पहले वो तीसरा जो पार्टनर है जो सॉल्वेंट है वो पैसे देगा। सो ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन आपको मालूम है रिस्क के बिना बिजनेस चलता नहीं है। तो जॉइंटली एंड पर्सनली फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल। हैंस इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज अनेबल टू पे द डेट फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, देन रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैव टू पे द डेट्स फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अब तो बात तीसरी की आ गई, जो 2 बंदे है वो टोटली इंसॉल्वेंट है, एक बंदा जो सॉल्वेंट है, अब वो भी इंसॉल्वेंट बन गया आफ्टर द पेमेंट, फिर भी पेमेंट बाकी है, तो वो दोनों के हिसाब से उसको भी अपनी पर्सनल एसेट सेल के पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज़ द लिमिटेशन ऑल्सो, कीप इन माइंड। लेकिन हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी लेते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन पार्टनरशिप फॉर्म। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट ईजी। हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में वो तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर बंदा नहीं रहा, ओके, वो उसका सिंपल सी चीज़ है कि कोई एक बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, मे बी आफ्टर सम टाइम पीरियड इज नॉट एबल टू डू द वर्क, एज हो जाती है, डिमाइस, उनका डेथ हो जाता है, ही डाइस, ओके, और फिर थोड़ा इंसैन, ओके, मेंटली इम्बैलेंस, तो इस टाइम पे वो बिजनेस नहीं चला सकता, और उनके हेरिटेज मीन्स उनके जो भी हेरिटेंस में आते हैं, राइट, उनको बिजनेस नहीं चलाना, तो वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी ही है कि अगर ओनरशिप आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। यानी कि अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, और जो ए है उसको काम नहीं करना और उसकी पार्टनरशिप वो डायरेक्टली डी को दे देता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटर में कुछ पॉसिबल है, तो यहाँ कैसे होगी, ये तो एक्ट है ना। सो पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं है, हो सकती, इट इज़ नॉट ईजी। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एनी पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर
इन फेवर ऑफ अदर पर्सन। यानी वो बंदा जो भी प्रॉफिट में शेयर लेता है, ही इज़ नॉट डायरेक्टली गिव हिज ओनरशिप टू दी अदर। अगर उसको काम नहीं करना है तो उसके दूसरों की कंसेंट चाहिए। कंसेंट यानी लीगल परमिशन, ये कंसेंट वर्ड याद रखना, CONSENT। कंसेंट यानी सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं परमिशन, लेकिन ये परमिशन कैसी है? इन द वे ऑफ द कॉमर्शियल, इन द वे ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल। यार सिंपल सी चीज़ है, फाइनेंशियल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन द वे ऑफ द एक्ट परमिशन जरूरी है, उसके बाद ही ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे के नाम पर। इफ़ एनी पार्टनर ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो है उनके हिसाब से ऑल पार्टनर्स, देन एनी पार्टनर कैन ब्रिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन यानी विसर्जन, उसको बंद कर सकते हैं। राइट, क्लोज करना, शट करना और डिसोल्यूशन करना में बहुत फर्क है। वो नेक्स्ट ईयर आएगा हमारे सिलेबस में, अकाउंटेंसी में, तो देखेंगे विद द सम। लेकिन यहाँ पर याद रखो, डिसोल्यूशन मीन्स विसर्जन, वो फिर से शुरू हो सकता है अगर दो पार्टनर्स और चाहे तो। सो सिंपल सी चीज़ है, इफ़ एनी पार्टनर transfers his share without any consent or legal permission, okay, of the other partners, then the other partners bring the dissolution. Other partners can dissolve the firm, okay, anytime. So that is the 9th one. 10th one, legal status. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लैरिफाइज, ये ऑलरेडी हमने देख लिया, एक्ट के हिसाब से चलता है। इट क्लैरिफाइज पार्टनर्स राइट्स, ड्यूटीज, रूल्स, registration of firm as well as the other provisions, and some of the provisions are there, it is very important. So ये 32 एक्ट आपको यही बताता है, all the information is there in 1932 एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, कि पार्टनर्स के राइट्स क्या है। सी दे आर द पार्टनर्स, दे कैन टेक द शेयर एज पर द डीड, दे हैव सम राइट्स, दे हैव सम ड्यूटीज ऑल्सो, दे हैव टू डू सम ड्यूटीज। अगर वो एक्टिव पार्टनर नहीं है, अगर वन ही मीन्स ओनली वन पार्टनर इज देयर एंड हु इज वर्किंग फॉर द ऑल, ओके, तो उसकी ड्यूटीज जो अलग पार्टनर है उनकी भी ड्यूटी होती है। दे हैव टू आस्क, दे ऑल्सो ऑलवेज आस्किंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, सेलिंग ट्रांजेक्शन, कुछ भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। दे हैव टू ऑल्सो फॉलो द रूल्स, ओके, एंड सम ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ऑफ द फर्म इंफॉर्मेशन, और सम प्रोविजंस आर देयर जिसको हम चोकोए बोलते हैं, जो एक्ट के हिसाब से होती है। नेक्स्ट वन, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान ऑफ द फर्म, ये थोड़ा सोल प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। The lifespan of the partnership is limited. Lifespan यानी टाइम पीरियड। The lifespan of partnership is limited, लेकिन सोल प्रॉपर्टी से थोड़ा ज़्यादा। If any partner loses mental balance, turns insane, पागल सा हो जाता है, he dies or is declared insolvent, then partnership comes to an end. ये हालांकि not always it is possible, but sometimes because of the some इमरजेंसीज, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, राइट, एक्सीडेंटली, इमरजेंसी बोले, एक्सीडेंटली बोले, दैन इफ ही इज़ नॉट एबल टू डू द वर्क, और कोई भी रीज़न हो सकता है, बिकम इंसेंट, मेंटल बैलेंस लूजिस, डाई और इंसॉल्वेंट जो है वो, राइट। तो सिंपल सा है कि अगर दो पार्टनर है, एक को ऐसा हुआ तो पार्टनरशिप हम बंद ही करना पड़ेगा। सो इट विल बी टर्न इनटू एंड। सो रिमेनिंग पार्टनर्स विथ देयर म्यूचुअल कंसेंट can distribute the share of such partner among themselves or admit a new partner. अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो क्लोज हो जाती है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है एक बार, वो फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर 3 पार्टनर हैं तो एक के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, जो हमने जो रीजंस बताए, तो बाकी के तो उसको रख सकते हैं, वो मीन्स वही सेम बिजनेस वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी, उसका शेयर कम पड़ता है, जो पार्टनर रिटायर हो गया, जो पार्टनर उसका फिजिकली वो फिट नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया, लूजिस मेंटल, डाई हो गई उसे, सो उस टाइम पे वो न्यू पार्टनर को भी एडमिट कर सकते हैं। सो इन दिस वे पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, बट मैनी टाइम्स पार्टनरशिप फर्म इज नॉट डिसॉल्व, ओके, जनरली उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है नए पार्टनर, क्योंकि पुराने वर्षों से चली हुई जो भी फर्म है उसको ऐसे ही वो डिसॉल्व नहीं करते, दे विल रन दैट पर एज पर द एक्ट, दूसरों को बुला के वो नए एडमिशन कर लेते हैं। So that is the end of the our characteristics of the partnership. After this one, I will start in next session advantages of this one. As you know that one in sole proprietorship the characteristics and advantages were same. Some of the points 2 or 3 points were different. तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा, लेकिन 1 or 2 points are quite different. So we look after that one in next session. Thank you.